In continuation of the last videos on electrochemistry of BSc Part 2 Physical Chemistry, in this video we are going to study about हाइड्रोजन एवं हाइड्रोक्सिल आयनों की चालकता। हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्सिल आयनों की आयनिक चालकताएं जल अथवा अल्कोहल विलायक में अन्य आयनों की तुलना में बहुत अधिक होती हैं। इसका कारण प्रोटॉन का एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज पर कूदना है। जल में प्रोटॉन आयन हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहते हैं। चित्र 5.11 में बताए अनुसार इसमें एक प्रोटॉन हाइड्रोनियम आयन से पास वाले जल के अणु पर स्थानांतरित होकर नया H3O बनाता है। इससे हाइड्रोजन बंध की पुनर्व्यवस्था होती है। इस प्रकार नया बनने वाला H3O आयन फिर प्रोटॉन पास वाले जल के अणु को देता है तथा यह प्रक्रमण चलता रहता है। इसमें प्रोटॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक स्थानांतरित होता है, ना कि विलयन में अभिगमन करता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो लेफ्ट हैंड मोस्ट पर H3O आयन है, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य जो बंध है वो टूटकर ऑक्सीजन पर आ जाता है और जल के अणु का निर्माण होता है। और इस ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उससे इस ऑक्सीजन और इस प्रोटॉन के मध्य बंध बन जाता है और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। अब इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के मध्य जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो टूट जाता है और वापस इस ऑक्सीजन पर आ जाता है और इस ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उससे और इस हाइड्रोजन के मध्य एक बंध बन जाता है और अब ये ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। नेक्स्ट में इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के मध्य जो इलेक्ट्रॉन बंध है वो टूट जाता है और इस ऑक्सीजन पर आ जाता है। जल के अणु का निर्माण होता है और ये जो प्रोटॉन अब बना है और इस ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसके इस प्रोटॉन के बीच में एक बंध बन जाता है और हम देखते हैं कि ये वाला जो ऑक्सीजन है वो अब पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। इस प्रकार प्रोटॉन स्पीशी जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ जंप करके स्थानांतरित हो रही है और साथ ही जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी लेफ़्ट से राइट की तरफ ट्रैवल कर रहा है। तो जो लेफ़्ट मोस्ट पे चार्ज था वो अब राइट मोस्ट पे आ जाता है। इसके विपरीत अगर हम हाइड्रोक्सिल आयन का स्थानांतरण देखें तो इसमें प्रोटॉन का स्थानांतरण जिस दिशा में होता है, चार्ज का स्थानांतरण उसके विपरीत दिशा में होता है। तो अगर हम देखें जो हाइड्रोक्सिल आयन है इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो इस नेगेटिव चार्ज से इस पास वाले जल के अणु के हाइड्रोजन से ये बंध बना लेता है और ये जल के अणु में परिवर्तित हो जाता है, जबकि इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के मध्य जो इलेक्ट्रॉन पेयर था वो इस ऑक्सीजन पा जाता है और ये हाइड्रोक्सिल आयन का रूप ले लेता है। उसके बाद ये जो इसका नेगेटिव चार्ज है हाइड्रोक्साइड का, उसके और इस हाइड्रोजन के मध्य एक बंध बन जाता है और इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के मध्य जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इस ऑक्सीजन पर आ जाता है। ये जल का अणु का रूप ले लेता है और ये हाइड्रोक्सिल आयन बन जाता है। अब इस हाइड्रोक्सिल आयन के नेगेटिव चार्ज से और इस हाइड्रोजन के मध्य एक बंध बन जाता है और इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के मध्य जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन पे आ जाता है और ये हाइड्रोक्सिल आयन बन जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज लेफ्ट मोस्ट पर था वो अब राइट मोस्ट पर आ जाता है, जबकि जो प्रोटॉन का ट्रांसफ़र था वो राइट से लेफ्ट में आ जाता है। पहले जैसी स्थिति प्राप्त करने के लिए अणु को 90 डिग्री पर घुमाना होगा। तो पहले अणु ऐसे में था, अब मध्य में स्थानांतरण के बाद वो ऐसी स्थिति में आ जाता है और 90 डिग्री के घुमाने पर वह वापस से प्रथम स्थिति में आ जाता है। अगर हम स्थानांतरण की प्रारंभिक अवस्था देखें तो प्रोटॉन में ये जो हाइड्रोनियम आयन है वो लेफ्ट मोस्ट पर है और जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो राइट मोस्ट पर है। मध्य स्थिति में हम देखें तो जो हाइड्रोनियम आयन है वो मिडिल में आ गया है, जो हाइड्रोक्सिल आयन वो भी मिडिल में आ गया है और स्थानांतरण की अंतिम अवस्था में जो हाइड्रोनियम आयन है वो राइट मोस्ट पर आ गया है और जो हाइड्रोक्सिल आयन वो लेफ्ट मोस्ट पर आ गया है। यहाँ पर राइट में कैथोड है और लेफ्ट में एनोड है। तो जो हाइड्रोनियम आयन है उसका जो स्थानांतरण हो रहा है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ हो रहा है, नेगेटिव कैथोड की तरफ हो रहा है और जो हाइड्रोक्सिल आयन है उसका जो अभिगमन में वो पॉजिटिव एनोड की तरफ हो रहा है। आयनों के अभिगमन द्वारा विद्युत चालन विलयन में प्रोटॉन तथा हाइड्रोक्सिल आयनों के अभिगमन के स्थान पर प्रोटॉन का स्थानांतरण होता है, जिससे इनका जो अभिगमन होता है वो माध्यम की विस्कासिता पर निर्भर नहीं करता है। अतः इनकी आयनिक तुल्यांक की चालकताएं अन्य आयनों की तुलना में बहुत अधिक होती हैं। इसको हम निम्न प्रकार से समझा सकते हैं। प्रोटॉन जो हमारा लेफ्ट में है वो वाटर के साथ मिलकर, जल के अणु के साथ मिलकर हाइड्रोनियम बनाता है और फिर ये हाइड्रोनियम
प्रोटॉन प्रदान करता है राइट में जाकर और H2O बनाता है। तो जो प्रोटॉन लेफ्ट में था वो राइट में पहुंच जाता है जल की स्पीशी के ऊपर जंप करते करते। उसी प्रकार जो OH आयन है वो वाटर के साथ मिलता है और H2OH बनाता है। बाद में ये H2O को रिलीव कर देता है और OH आयन दूसरी तरफ पहुंच जाता है। इस प्रकार प्रोटॉन का और जो हाइड्रोक्सिल आयन का एक सिरे से दूसरे सिरे तक स्थानांतरण होता है, लेकिन देखा जाए तो वह स्वयं खुद अभिगमन नहीं करते हैं, बल्कि एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज पर जंप करते हुए जाते हैं। इस प्रकार यह माना गया है कि हाइड्रोक्सिल आयन की जल में बहुत अधिक गतिशीलता या तुल्यांकी चालकता हाइड्रोक्सिल आयन व जलीय अणु के मध्य प्रोटॉन के स्थानांतरण के कारण होती है। यानी जो प्रोटॉन है उसका जो अभिगमन हो रहा है वो तो प्रोटॉन के कारण हो रहा है, लेकिन जो हाइड्रोक्सिल में नेगेटिव चार्ज का ट्रांसफरेंस होता है फ्रॉम द कैथोड साइड टू द एनोड साइड, वो भी प्रोटॉन के स्थानांतरण के कारण ही होता है। इस प्रकार जलीय अणु विलयन में प्रोटॉन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन ले जाने के बजाय एक सेतु का कार्य करता है, जैसा कि रिले रेस में होता है। तो हम देखते हैं कि चार्ज जा रहा है और जो प्रोटॉन अणु है जो जल के अणु हैं वो प्रोटॉन जो वो चार्ज को एक्सेप्ट करते हैं और दूसरे पास वाले अणु को दे देते हैं। तो इसे हम कहते हैं रिले रेस में कि एक से लेना और दूसरे को देना। तो रिले रेस के कारण ये रिले रेस के जैसे एक ब्रिज का कार्य करते हैं। जल के अणु और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचा देते हैं। अगर हम चालकता पर अब ताप का प्रभाव देते हैं तो विद्युत अपघट्य अगर हमारा NaCl है, इसकी सांद्रता 1N है, तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी चालकता 74.0 है और जबकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी चालकता 90.0 है। इसी प्रकार अगर हम KCl का विलयन लेते हैं 1N सांद्रता पर, तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी चालकता 98.0 है और जबकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी चालकता 111.0 है। तो हम देख सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट्यों की चालकताएं बढ़ती हैं। इसका कारण यह है कि ताप बढ़ने पर माध्यम की विस्कासिता कम होती है। 1 डिग्री ताप बढ़ने पर विस्कासिता में लगभग 2.5% की कमी आती है। इससे आयनों की गति बढ़ती है। इस गति के बढ़ने के कारण चालकता में वृद्धि होती है। अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता में तापक्रम के साथ परिवर्तन को निम्न सूत्र के द्वारा दिखाया गया है। लैम्डा T इंफिनिटी इज इक्वल टू लैम्डा 25 इंफिनिटी within the brackets 1 plus x within the brackets t minus 25। अगर हम देखें तो यहाँ लैम्डा T इंफिनिटी तथा लैम्डा 25 इंफिनिटी क्रमशः T डिग्री सेंटीग्रेड व 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता है। प्रत्येक विद्युत अपघट्य के लिए x एक स्थिरांक यानी ताप गुणांक है, जिसका मान अम्लों के लिए 0.016, क्षारों के लिए 0.019 तथा लवणों के लिए 0.022 से 0.25 तक होता है। अर्थात विद्युत अपघट्यों के जलीय विलयन में तुल्यांकी चालकता में वृद्धि तुल्यांकी चालकता में वृद्धि 2% प्रति डिग्री होती है, 0 डिग्री से 100 डिग्री के रेंज में। प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए समीकरण जो हमने पहले डिराइव किया था वो उपयुक्त है, जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए ताप के साथ तुल्यांकी चालकता का परिवर्तन नियमित नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि ताप के साथ चालकता में वृद्धि, विलयन की विस्कासिता में कमी, आयनों की गति में वृद्धि तथा आयनन की मात्रा में वृद्धि होती है। आयनन की मात्रा में जो वृद्धि होती है वह ज़्यादा करके दुर्बल अपघट्यों के लिए ही प्रभावी होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं वह जनरली हर कंसंट्रेशन पर 99% या ऑलमोस्ट 100% आयनित होते हैं। दाब बढ़ाने पर विलयन की विस्कासिता में थोड़ी वृद्धि होती है, जिससे आयनों की गति घटती है। परिणाम स्वरूप दाब बढ़ाने पर विलयन की चालकता में कमी आती है, क्योंकि हम देखते हैं जब दाब बढ़ाया जाता है तो जो विलयन के या विलाय के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो विस्कासिता बढ़ती है, और विस्कासिता बढ़ती है तो चालकता मोबिलिटी में कमी आती है, अतः चालकता में कमी आती है। चालकता पर विलाय का प्रभाव, हम जानते हैं कि
दो विपरीत आवेशित आयनों के बंध मध्य जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अतः F इज इक्वल टू 1/d.q+q-r²। इस समीकरण से स्पष्ट है कि यदि विलायक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उच्च होता है तो आयनों के मध्य आकर्षण बल कम होगा, और यदि विलायक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होगा तो आयनों के मध्य आकर्षण अधिक होगा। अतः कम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले विलायकों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अतः कम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले विलायकों में जो वैद्युत अपघट्य है उसका आयनन कम होगा, जिससे विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होने से चालकता का मान कम होगा। जबकि हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले विलायकों में आयनन की मात्रा अधिक होने के कारण जो चालन क्षमता है वो अधिक होती है, जिससे चालकता अधिक होगी। अब हम आते हैं विद्युत धारा के उच्च विभव तथा उच्च आवृत्ति पर चालकता। उच्च कोटि के विभव यानी E इज ग्रेटर देन 10⁵ वोल्ट प्रति सेंटीमीटर के विद्युत क्षेत्र में किसी प्रबल विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता का अध्ययन करने पर यह पाया गया है कि इसकी चालकता में वृद्धि होती है। इसका कारण उच्च तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आयन की गति का बढ़ना है, जिससे वह विपरीत आवेश युक्त आयनिक परिमंडल को पीछे छोड़ देता है, जिससे इसके प्रभाव से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से चलने लगता है, जिससे असमित या शिथिलन प्रभाव नगण्य हो जाता है, और इसे सबसे पहले वीन ने बताया था। अतः चालकता पर उच्च विभव के प्रभाव को वीन का इफेक्ट कहते हैं। यानी जो हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट हम लगाते हैं तो उससे जो चालकता जो हमारा जो एनायन या कैटायन है उसकी जो स्पीड है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो शिथिलन या जो सम्मित प्रभाव होता है वो उसको इतना टाइम नहीं मिलता कि वो एसिमेट्रिकल हो, और इसलिए वो एसिमेट्रिकल प्रभाव जो होता है वो नेग्लिजिबल हो जाता है, और इस इफेक्ट को वीन इफेक्ट कहते हैं। डेबाय-हॉकेल-हेगेन ने विद्युत अपघट्यों के विलयन की चालकता का अध्ययन प्रत्यावर्ती धारा यानी ऑल्टरनेटिव करंट की विभिन्न आवृत्तियों पर किया था। तब उन्होंने ये पाया कि धारा की आवृत्ति बढ़ाने पर चालकता में वृद्धि होती है, जबकि उच्च आवृत्ति बढ़ाने पर चालकता में वृद्धि होती है। अतः उच्च आवृत्ति होती है यानी कि 10⁶ हर्ट्ज पर आयनिक परिमंडल के शिथिल समय की तुलना में दोलन का समय बहुत कम होता है, जिससे वस्तुतः सममिति लगभग नगण्य हो जाती है। इस कारण आयन तथा आयनिक परिमंडल तेजी से बदलते हुए क्षेत्र का अनुगमन नहीं कर सकते हैं। फलस्वरूप केंद्रीय आयन के चारों ओर आयनिक परिमंडल सममितता में होता है, जिससे आयन की गति पर आयनिक परिमंडल द्वारा लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल बहुत कम होने से उनकी चाल में कमी या रिटार्डेशन बहुत कम हो जाता है। फलस्वरूप आयन स्वतंत्र रूप से चलने लगता है, जिससे चालकता में वृद्धि हो जाती है। अभी हम आते हैं ट्रांसफरेंस नंबर या ट्रांसपोर्ट नंबर पर। किसी विद्युत अपघट्य की चालकता उसमें उपस्थित आयनों की संख्या, उनके आवेश तथा उनके वेग पर निर्भर करती है। विद्युत अपघट्य में विद्युत द्वारा धनायनों और ऋणायनों के प्रवाह द्वारा ले जाई जाती है, चूंकि समान पोटेंशियल ग्रेडियंट पर धनायन व ऋणायन की भिन्न भिन्न गतियाँ होती हैं, यानी उनकी भिन्न स्पीड होती है। अतः किसी भी विद्युत धारा के लिए जाने में धनायनों व ऋणायनों की असमान साझेदारी होती है। अगर हम देखें दूसरे शब्दों में किसी विशेष आयन द्वारा ली जाई गई विद्युत धारा का परिमाण उस आयन की गतियों के समानुपाती होता है। इस तरह ले जाएगी विद्युत धारा की संपूर्ण मात्रा दोनों की चालों के जोड़ के समानुपाती होती है। अतः संपूर्ण विद्युत धारा का वह अंश जो किसी आयन के द्वारा ले जाया जाता है उसे आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर या हिट ऑफ नंबर कहते हैं। यदि एनायन और ऋणायन की गतियां क्रमशः U+V हैं तो दी हुई परिस्थितियों में विद्युत अपघट्य में प्रवाहित हुई कुल विद्युत धारा U+V के समानुपाती होती है। अर्थात धनायन द्वारा ले जाई गई विद्युत धारा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U, जबकि ऋणायन द्वारा ले जाई गई विद्युत धारा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अतः दोनों आयनों द्वारा ले जाई गई संपूर्ण विद्युत धारा होगी बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U+V के। यदि आयनों की व्यक्तिगत ले जाएगी विद्युत धारा को संपूर्ण विद्युत धारा से विभाजित किया जाए तो व्यक्तिगत आयनों द्वारा ले जाई गई विद्युत धारा की मात्रा का जो अंश प्राप्त होगा यही उस आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर होता है। इस प्रकार कुल विद्युत धारा का धनायन द्वारा ले जाया गया अंश इज इक्वल टू U/U+V, यानी जो धनायन के द्वारा ले जाया गया विद्युत धारा का अंश है वो बराबर होता है U/U+V के, और ऋणायन द्वारा ले जाया गया अंश होता है बराबर V/U+V के। अर्थात धनायन का जो अभिगमनांक है दैट इज Na इज इक्वल टू U/U+V इज इक्वल टू λA/λC प्लस λA इज इक्वल टू λA/λC
लैम्डा सी अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी, यानी जो धनायन का अभिगमनांक है एन कैटायन इज इक्वल टू यू अपॉन यू प्लस वी इज इक्वल टू लैम्डा सी अपॉन लैम्डा सी प्लस लैम्डा ए इज इक्वल टू लैम्डा सी अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी। इसी प्रकार जो ऋणायन का अभिगमनांक है वो है एन ए इज इक्वल टू वी अपॉन यू प्लस वी इज इक्वल टू लैम्डा ए अपॉन लैम्डा सी प्लस लैम्डा ए इज इक्वल टू लैम्डा ए अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी। समीकरण 82 तथा 83 से हम देखते हैं, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो एन कैटायन और एन एनायन बराबर होता है यू अपॉन यू प्लस वी अपॉन यू प्लस वी के बराबर के 1। और अगर 82 से 83 का भाग दें तो हमारे को जो समीकरण प्राप्त होती है वो है एन कैटायन अपॉन एन एनायन इक्वल टू यू अपॉन वी इक्वल टू लैम्डा कैटायन अपॉन लैम्डा एनायन। इस प्रकार यदि किसी एक आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर हमें ज्ञात हो तो दूसरे आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर सरलता से प्राप्त किया जा सकता है इक्वेशन 84 का इस्तेमाल करते हुए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।